हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो यूनिट नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, आज हम इसका लेक्चर नंबर 10 देखने वाले हैं। 2023-24 का जो फोल्डर है उसके हिसाब से हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही है, लेकिन ये पूरा सिलेबस 5 यूनिट का सिलेबस जो 2022-23 का फोल्डर है उसमें 5 यूनिट का सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं, जो सिलेबस है हमारा 22-23 और 23-24 का AKTU का, वो सेम सिलेबस है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 2022-23 का जो फोल्डर है उसमें से यूनिट 1, 2, 3 है ना, या 4, 5 जो भी आपके सेशनल एग्जाम में, जो भी आपके क्लास टेस्ट हो रहे हैं, अगर आपने कोई भी यूनिट देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बीच में एक दो बार गैप आ गया है, बीच में मैं लेक्चर को रिज्यूम नहीं कर पा रहा था। अब कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस 2023-24 वाला जो फोल्डर है उसमें भी आपका कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। ये यूनिट नंबर 1 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और इसी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, थ्योरी है। बाकी की जो यूनिट नंबर 2, 3, 4 है ना, बहुत छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं, उसमें 3-3, 4-4 लेक्चर्स आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है यूनिट नंबर 1 का। कौन कौन से टॉपिक्स हम अभी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स सिस्टम क्या होता है ना। उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने देखे, कुछ डेरिवेशंस देखे थे, वेरिगनस थ्योरम, उसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखे, लामी थ्योरम हमने बात करी, फ्री बॉडी डायग्राम हम देख चुके हैं। जो रिएक्शंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो सपोर्ट्स होती है बीम के अंदर, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट, है ना, कितनी कितनी रिएक्शंस आती हैं और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ओवरहैंगिंग बीम हो या कैंटिलीवर बीम हो या सिंपल सपोर्टेड बीम हो, वो सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं और वहां से AKTU एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस कितने टाइप्स की होती है, इसी तरह से हम देखने वाले हैं व्हाट इज स्ट्रेन और स्ट्रेन के कितने टाइप्स होते हैं। देन उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ने के बाद हम देखेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, कई बार AKTU एग्जाम में आ चुका है, हमेशा आता ही रहता है ना। देन इलास्टिक कांस्टेंट्स की बात करेंगे, यहां से भी AKTU में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। AKTU के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से आए हुए वो सारे इसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देख रहे होंगे कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। मान लो कोई एक बॉडी है, सॉलिड बॉडी, ध्यान रखना यूनिट नंबर 1 में हम जो यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, यहां पर जो भी बॉडी होगी वो कैसी होगी, सॉलिड बॉडी होगी। जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, अब मैं इसको अगर ऐसे खींचता हूं तो ये बॉडी जो, ये जो पेन है ये खींच नहीं रहा है। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि हर एक बॉडी किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो सॉलिड बॉडी होती है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं एकदम। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के अंदर, दे आर क्लोजली पैक विद ईच अदर। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इस सॉलिड बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, क्लोजली पैक विद ईच अदर। बहुत ही ज्यादा मॉलिकुलर फोर्स इनके बीच में होता है, जबकि जो लिक्विड होते हैं उनके बीच में जो मॉलिकुलर बॉन्डिंग फोर्स होता है वो वीक होता है। और गैसेस में तो मॉलिकुलर फोर्सेस बहुत ही कम होते हैं। देखो जैसे ये एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, है ना, तो ये तो फ्लो हो जाते हैं। लेकिन जो सॉलिड बॉडी होती है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, क्लोजली पैक विद ईच अदर, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो जब आप इसको खींच रहे होते हो तो खींचता नहीं है। आप लोहे की कोई रॉड ले लो, स्टील की, कॉपर की, तो क्या करोगे, उसको खींचोगे, वो खींचेगी नहीं। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है। तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर, ध्यान समझना, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, व्हाट इज स्ट्रेस। जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी के अंदर से उसके अंदर क्या होता है, एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है, जो क्या करता है, जो डिफॉर्मेशन होना चाहता है उस डिफॉर्मेशन को रोकता है। अब डिफॉर्मेशन क्या होता है, ये देखो, जब हम इस बॉडी के ऊपर मान लो यहां पर एक फोर्स लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। यहां पर मैंने एक फोर्स लगा दिया, इधर भी मैंने एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया फोर्स पी, इसको मैंने बोल दिया फोर्स पी। ये कोई सॉलिड बॉडी है और इस बॉडी पर मैंने इस तरह से फोर्स लगा दिया है, ठीक है। अब नाउ व्हाट विल हैपन, ये बॉडी क्यों नहीं खिंच रही है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको अपोज कर रहे हैं। जब हम बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म होना चाहती है। क्या होना चाहती है, बॉडी डिफॉर्म होना चाहती है। डिफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ, बॉडी डिफॉर्म हो रही है, मतलब बॉडी अपनी शेप एंड साइज को चेंज करना चाहती है। जब मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या चाहेगी, इट विल ट्राई टू इलोंगेट, इसकी लेंथ बढ़ना चाहेगी। तो इस लेंथ को बढ़ने से कौन रोकेगा, इस बॉडी के अंदर से जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा होगा। अगर आप इसको यहां से कट करके देखें कहीं से भी, मान लो क्रॉस सेक्शन एक्स है, ये पार्ट, इसको मैंने बोला बॉडी, इसके दो पार्ट हो गए इस बॉडी के, ए एंड बी। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूं यहां पे लाइक दिस,
तो इधर की तरफ कितना फोर्स लगा हुआ है, P लगा हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वजह से क्या होगा, इस पे यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। इस फोर्स P के अगेंस्ट ये तो फोर्स वो है जो आपने फोर्स लगाया है, यानी कि जो फोर्स है दिस इज व्हाट, दिस इज अप्लाइड लोड या डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स की वजह से क्या हो रही, बॉडी डिफॉर्म हो रही है। मतलब जो फोर्स आप बाहर से लगा रहे हो, एक्सटर्नली अप्लाइड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड लोड और डिफॉर्मिंग फोर्स। तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही आपने इस बॉडी के ऊपर इधर की तरह फोर्स लगाया तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, इसके अगेंस्ट एक रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। इसके अगेंस्ट हर पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, एक रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा होगा। तो ये जो आर है दिस इज व्हाट, रजिस्टिंग फोर्स, दिस इज रजिस्टिंग फोर्स, लिख देते हैं यहां पे, दिस इज रजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। तो ये जो रजिस्टिंग फोर्स है यही क्या है, आपकी स्ट्रेस है। बात समझ में आ रही है आपको, व्हाट इज स्ट्रेस, इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि भाई जब किसी, ये मान लो ये जो बॉडी है, इस बॉडी का कुछ तो क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बॉटल है, मान लो कि सॉलिड है, ठीक है ना, मान लो कॉपर की है, एल्यूमिनियम की है, स्टील की है। तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया P, तो इसके अगेंस्ट इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, एक रजिस्टिंग फोर्स लग रहा होगा R, है ना, यहाँ पे। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, जिस क्रॉस सेक्शन पे, जिस क्रॉस सेक्शन पे ये रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, उसको अगर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया आप लिखते हो तो इससे क्या मिल जाता है आपको, स्ट्रेस की इंटेंसिटी मिल जाती है, जिसको हम सिग्मा से लिखेंगे। तो व्हाट इज स्ट्रेस, सिग्मा, दैट इज इक्वल टू आर, कैपिटल R अपॉन A। मतलब क्या हुआ, दिस इज व्हाट, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स टोटल, दिस इज टोटल इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। इस कैपिटल R को जब आपने क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दिया तो हमको क्या मिल गया, यहां से हमको मिला यहां से इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, स्ट्रेस इज नथिंग बट दैट इज रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर में अगर डेफिनेशन आती है तो इस तरह का डायग्राम बना करके आप समझा सकते हैं। इसी जैसे आपने ये बॉडी ए का डायग्राम बना लिया, इसी तरह से आप बी का डायग्राम बनाओगे। तो इस बॉडी बी पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा P, तो रजिस्टिंग फोर्स उधर की तरफ डेवलप होगा। जैसे ये तो हो रहा है, इस P के अगेंस्ट, इस फोर्स P के अगेंस्ट यहां पर रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ बॉडी ए के लिए। बॉडी बी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो जो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है तो रजिस्टिंग फोर्स उधर लगेगा। रजिस्टिंग मतलब अपोज करेगा इसका, और बाद में क्या होगा, ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, चल। अच्छा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये जो आपका रजिस्टिंग फोर्स है ये तो बॉडी के अंदर से डेवलप हुआ है, ये तो मॉलिक्यूल्स की वजह से डेवलप हुआ है, तो इसको आप ना तो मेजर कर सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार वो दे के रखता है कि कोई बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है P, इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है दे दे वो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉट जो मैग्नीट्यूड है वो दे के रखेगा, या फिर उसका एरिया भी आपको दे के रखेगा, पूछेगा बताओ स्ट्रेस कितनी होती है। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आप देख रहे हो यहाँ पे, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इससे आप जो है इस स्ट्रेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि R की जो वैल्यू है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स बॉडी के अंदर से डेवलप हुआ है, वो आपको नहीं पता होता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, तो क्या होना चाहिए कि ये जो रजिस्टिंग फोर्स है ये अप्लाइड लोड के बराबर, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होना जरूरी है। इसलिए हम क्या करेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिससे आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। P क्या है यहाँ पे, डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, ठीक है। इस P की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी होगी, A की वैल्यू भी आपको दे रखी होगी। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, सिंपल सी बात है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। देखो ये जो लोड है किसमें होगा, या तो ये न्यूटन में होगा या किलोमीटर में होगा। एरिया अगर आप मीटर में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी कह सकते हैं आप, पास्कल भी इसकी यूनिट होती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल का मतलब होता है
1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें कुछ बड़ी यूनिट भी यूज कर सकते हो आप, जैसे किलो पास्कल ले सकते हैं, मेगा पास्कल ले सकते हैं, है ना, गीगा पास्कल भी ले सकते हैं, कई बार इसमें वैल्यू देकर रखता है। और एक चीज जो न्यूमेरिकल में काम आएगी आपके, जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि 1 मेगा पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर फोर्स न्यूटन में है और एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में है। तो ध्यान देना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर है, और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर 1 मेगा पास्कल के बराबर है। इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप इजिली, है ना। देखो, इस मिलीमीटर को आप क्या कर सकते हो, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 10⁻³ मीटर, है ना। तो यही आ जाएगा आपके पास। तो ये न्यूमेरिकल में ये पॉइंट काम करेगा, वहां पर मैं एक बार आपको कन्वर्ट करके दिखा दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। 2 नंबर में अगर डेफिनेशन आती है स्ट्रेस की, तो सिंपल सा डायग्राम बना करके आप इस तरह समझा सकते हैं। डायग्राम जरूर बना करके आएंगे आप एग्जाम में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है बच्चों को लगता है कि हमारे इतने ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे और नंबर हमारे कम आ गए हैं, मतलब एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं आता। व्हाट इज द रीजन, कि जैसे कई बार क्या एक बच्चा क्या करेगा, इसकी डेफिनेशन लिख देगा, डायग्राम नहीं बनाएगा, अगर 2 नंबर का तो 1 नंबर काट देगा। आपने क्या करना है कि डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने में कुछ टाइम लगता नहीं है ना, 5 सेकंड लगेंगे आपको। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करके आएंगे अपने एग्जाम के अंदर, मतलब आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है दैट शुड बी लिटिल बिट गुड, तो आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स पूरे मिलने की संभावना रहती है। चलो आगे देखते हैं। देन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, व्हाट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरी होती है शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। देन लॉन्गिट्यूडनल का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है मेंशन, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, शेयर स्ट्रेस क्या होती है। तो नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। नाम से पता लग रहा है नॉर्मल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर। तो जैसे कि मैंने अभी डायग्राम बनाया था आपके लिए, जब मैंने आपको ये स्ट्रेस समझाने का प्रयास किया यहाँ पे कि स्ट्रेस क्या होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा हुआ है। कैसा है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं दोबारा से बना लेता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस। मान लो ये एक बॉडी है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सॉलिड इलास्टिक बॉडी, और एक यहां पर एक्सिस होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलते हैं, लिख देते हैं यहां पे, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। बहुत आसान है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अलग से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ टर्म यूज करी है तो इसको आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वो एक्सिस होती है जो उस बॉडी के सेंट्रोइड से पास हो रही होती है। भाई हर एक बॉडी का अपना एक सेंट्रोइड होता है, तो ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज एन इमेजिनरी एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ दैट बॉडी। इस बॉडी के सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास हो रही होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जैसे ये कोई बॉडी इस तरह की है ना, तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सी होगी, एकदम यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे, ये दिस वन, ठीक है ना, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी 0 इस तरह से, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन में, तो यहाँ पर पहले मैं फोर्स दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं P, और इधर भी एक फोर्स लगाते हैं P। दोनों तरफ बराबर फोर्स क्यों लगाते हैं हम लोग, इधर भी हमने एक फोर्स P लगाया, इधर भी हमने एक फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया। ये भी P है, ये भी P है, क्योंकि जितना फोर्स उधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के बॉडी क्या रहेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसलिए दोनों तरफ क्या होगा, बराबर फोर्स लगा होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो फोर्स लगा हुआ है इस क्रॉस सेक्शन के कैसा है, परपेंडिकुलर है, यस और नो, मतलब नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे ये देखो फिर से एक बार, ये कोई बॉडी है, तो यहाँ पर जो फोर्स है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन कैसा लगा हुआ है, परपेंडिकुलर। कैसा लगा हुआ है, परपेंडिकुलर। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर यही तो होगा। तो अगर किसी बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल, परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल फोर्स अगर लगा हुआ है, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस। अब यहां पर आप देखोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब समझ में आ गया भाई, अगर फोर्स कैसा है,
परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये भी नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर क्लासिफाइड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल, ध्यान देना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अगर मान लो ये जो फोर्स हैं, ये जो फोर्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगे हुए हैं, तो कौन सी स्ट्रेस होगी? लॉन्गिट्यूडनल होगी। यस और नो? तो नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर ये कौन सी स्ट्रेस है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, क्योंकि जो फोर्स लगे हुए हैं ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगे हुए हैं। अगर मान लो ये फोर्स ऐसे लगा देते यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये फोर्स कैसे लगाया हमने, यहाँ पे लगा दिया। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तो ये है, फोर्स आपने नीचे लगाया हुआ है, का मतलब इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगी दैट इज नॉट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो हमारे सिलेबस में क्या है? सारी की सारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के हम बात कर रहे होंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल के अंदर भी देखो दो हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर एक तो टेंसाइल स्ट्रेस है और दूसरी कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो अब हम समझेंगे टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है। दैट इज वेरी सिंपल। तो टेंसाइल स्ट्रेस भी, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी किसके अंदर आती है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इटसेल्फ नॉर्मल स्ट्रेस। ये नॉर्मल स्ट्रेस है, देखो फोर्स कैसा लगा हुआ है? नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन। लेकिन यहां पर जो फोर्स लगा हुआ है P, ये कितने, यहां पर कितने फोर्स देख पा रहे हो? दो फोर्स हैं। कितने फोर्स हैं? दो हैं। क्या दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं? यस, ये भी P है, ये भी P है। मतलब अगर ये 10 न्यूटन होगा तो ये भी 10 होगा, ये 20 किलो न्यूटन होगा तो ये भी 20 किलो न्यूटन होगा। तो दो फोर्स होने चाहिए, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है? ये इधर है, ये इधर है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये किस नेचर के हैं? ये किस नेचर के हैं? दीज आर ऑफ टेंसाइल नेचर। ये किस नेचर के हैं? टेंसाइल नेचर के हैं। टेंसाइल मतलब समझते हो? पुलिंग नेचर। जैसे आप डोर पे भी लिखा हुआ देखते हो, डोर को जब ओपन करना होता है, अगर उसके ऊपर पुल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर? पुल लिखा हुआ है, तो आप उसको खींच के खोलते हो, खींचते हो उसको, यानी कि टेंसाइल नेचर। अगर उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? पुश लिखा हुआ है, तो आप उसको धकेल के खोलते हो, मतलब उसको ऐसे कंप्रेस करते हो, मतलब ऐसे कंप्रेस करते हो। कैसे करते हो? ऐसे कंप्रेस करते हो। तो कंप्रेसिव फोर्स भी हो सकते हैं और टेंसाइल फोर्स भी हो सकते हैं। तो अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और टेंसाइल नेचर के हैं, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी दैट स्ट्रेस विल बी नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। देन इट विल बी नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है ना? देखो यहां पर पहले नॉर्मल स्ट्रेस को पढ़ लो एक बार। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब मैंने आपको बताया, स्ट्रेस इज सेड टू बी नॉर्मल स्ट्रेस when the direction of deforming force is perpendicular to the cross sectional area of the body। बात समझ में आ गई? अब टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या बोला मैंने? तो when स्ट्रक्चरल मेंबर, किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पर, किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगे हुए हैं, कितने फोर्स हैं? सब्जेक्टेड टू टू इक्वल फोर्स है। कितने? टू हैं, दोनों इक्वल हैं, बराबर मैग्नीट्यूड के हैं एंड अपोजिट नेचर के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। और किस नेचर के हैं? टेंसाइल नेचर के हैं। जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी दैट स्ट्रेस विल बी नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस, है ना? कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर आप यहां पर कंसीडर करोगे तो यहां पर जो स्ट्रेस आएगी सिग्मा, सिग्मा टी, सिग्मा का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेस। सिग्मा को, सिग्मा से हम नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, और टी का मतलब है यहां पर टेंसाइल। कितना हो जाएगा? दैट इज क्या होता है स्ट्रेस? पी अपॉन ए, यानी कि लोड अपॉन एरिया। तो दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेस। इसी तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस में केवल एक ही वर्ड आपको चेंज करना है। कंप्रेसिव स्ट्रेस में केवल आपको एक वर्ड चेंज करना है ना? जहां पे टेंसाइल लिखा हुआ था बस उसको क्या कर दोगे? उसको कर दोगे कंप्रेसिव। तो यहां पर फोर्स लगा हुआ है कंप्रेसिव नेचर का। बताओ इस बार कितने फोर्स लगे हैं? अभी भी दो फोर्स लगे हैं, ये P है, इधर भी कितना है? P है, और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इधर है और ये इधर है, वो टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भी है, लेकिन इस बार कंप्रेसिव नेचर के हैं। ये थे टेंसाइल नेचर के, है ना, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, इस क्रॉस सेक्शन से बाहर जा रहे हैं, और ये क्या हो रहे हैं? इस क्रॉस सेक्शन से अंदर की तरफ आ रहे हैं, मतलब इस तरफ, टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन, टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रहे थे। यानी कि अगर अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी कंप्रेसिव नेचर के हैं, तो कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी? कंप्रेसिव। बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखोगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या लिखोगे? जब कोई स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर दो फोर्स लगे रहते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, बट वो कंप्रेसिव नेचर के होते हैं, कंप्रेसिव नेचर के होते हैं, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है? कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाती है। सिग्मा अभी भी लिखेंगे क्योंकि सिग्मा ही होगा, ये भी नॉर्मल स्ट्रेस है, लेकिन सी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव। कितना हो जाएगा? P अपॉन ए, लोड अपॉन एरिया।
तो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल स्ट्रेस। अगर आपसे पूछा जाता है नॉर्मल स्ट्रेस तो आप डायग्राम बना करके ये लाइन सकते हो। कंप्रेसिव और टेंसल में डिफरेंस पूछा जाता है तब लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट देखो यहां पर क्लासिफिकेशन कितना हो गया हमारा। नॉर्मल स्ट्रेस की हमने बात कर ली, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की हम बात कर चुके हैं। वी हैव सीन टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस आल्सो। नाउ व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होती है, यहां पर आप देख सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी याद करना, जब भी ध्यान रखना, हम डेरिवेशंस में जब ड्राइव करेंगे आगे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की जब भी बात होगी तो इसका मतलब है जो सॉलिड बॉडी है वो किसी फ्लूइड के अंदर है, मतलब लिक्विड के अंदर है या फिर किसी एयर के अंदर है, लाइक दिस, है ना। ऐसे बना सकते हो आप इसको। मान लो भाई कोई इस तरह से कोई बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, लाइक दिस, सॉलिड इलास्टिक बॉडी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बॉडी कहाँ पे है, किसी फ्लूइड के अंदर है ना। मान लो किसी गहरे पानी में है, तो पानी के अंदर अगर ये बॉडी होगी तो आप समझ सकते हैं इस बॉडी के ऊपर एक प्रेशर लग रहा होगा। कहां से आएगा प्रेशर, जिस फ्लूइड के अंदर ये बॉडी होगी बाहर से क्या होगा, एक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बाहर से क्या होगा, इसके ऊपर इस तरह से एक प्रेशर लग रहा होगा, लाइक दिस। क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, बाहर से एक प्रेशर लगा हुआ है। पी, पी मतलब क्या है यहाँ पे, प्रेशर। पी का मतलब है यहाँ पर प्रेशर, पी का मतलब यहाँ पर लोड नहीं है, पी का मतलब क्या होगा, प्रेशर। पी का मतलब क्या होगा, प्रेशर। आप सभी जानते हैं कि प्रेशर जो है वो क्या होता है, हर डायरेक्शन में लग रहा होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। जब एक बात बताओ, स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पर जो प्रेशर लगा हुआ है, प्रेशर क्या होता है, ये भी तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, इस प्रेशर यहां पर देखो, इसका मतलब अभी हमने जो लोड था, लोड को हम पी से लिखते आए हैं, तो आप इसको अगर पी लिखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर ये पी लोड है, ये पी क्या है, प्रेशर है। अब इस प्रेशर पी की वजह से क्या आ जाएगा, यहां पर एक फोर्स आ जाएगा, बोलो यस और नो, फोर्स आ जाएगा पी इंटू टी, यानी कि जो एफ है एक तरह से फोर्स है। आप ये बात समझ पा रहे हो कि जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर है तो उस फ्लूइड की वजह से उस बॉडी के बाहर से क्या हो रहा होगा, उस बॉडी के एक्सटर्नली क्या लग रहा होगा, एक प्रेशर लग रहा होगा। ये पी का मतलब यहां पर प्रेशर है। इस प्रेशर की वजह से इस बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स से क्या होगा, ये बॉडी डिफॉर्म होना चाहेगी, यस और नो। लेकिन याद रखना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब यहाँ बॉडी देखो डिफॉर्म हो रही है, लेकिन डिफॉर्म इस तरह से होगी, इसका पूरे का पूरा वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। हर डायमेंशन क्या हो रही होगी इसकी, मतलब हर एक डायमेंशन इक्वली चेंज हो रही होगी। कंप्रेस होने का प्रयास करेगा, क्योंकि प्रेशर क्या करता है, उसको कंप्रेस ही तो कर सकता है, यस और नो। तो कंप्रेसिव नेचर का होगा। तो इस जो प्रेशर लगा हुआ है, इस प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेस इस बॉडी के अंदर डेवलप हो रही होगी, दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लिखेंगे सिग्मा वी से, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, तो सिग्मा से लिखा, और वी का मतलब है वॉल्यूमेट्रिक। एक बार रीड आउट कर लो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इसको हम हाइड्रोस्टैटिक भी बोलते हैं या बल्क स्ट्रेस भी बोलते हैं, है ना। इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट इज एसोसिएटेड विद यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। यूनिफॉर्म मतलब हर डायमेंशन क्या हो रही होगी, इक्वली डिफॉर्म हो रही होगी, ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर। एक्सटर्नल फोर्स तो लगा हुआ है एक तरह से, जो प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, प्रेशर की वजह से क्या आएगा, फोर्स आएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लीड्स टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल विदाउट अल्टरिंग इट्स शेप। मतलब यहां पर शेप चेंज नहीं होती है, इसका वॉल्यूम चेंज होता है। हर एक डायमेंशन इसकी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। चलो, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की टर्म्स में करेंगे, यानी कि सिग्मा वी को आप क्या लिख सकते हो, इक्वल टू माइनस के पी लिख सकते हो। अब ये पी क्या है यहाँ पे, दिस इज द प्रेशर, दिस इज व्हाट, प्रेशर। कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक हम जो पी लिख रहे थे वो क्या था, पहले वो लोड था, क्योंकि इस प्रेशर की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि 1 पास्कल के बराबर होता है। और वही यूनिट क्या होती है, स्ट्रेस की भी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट, यहां पर एक बार देखो जरा, ये हम बात कर चुके हैं ये स्ट्रेस की। अब बच गया आपका शेयर स्ट्रेस। क्या बचा आपका, शेयर स्ट्रेस को भी देख लेते हैं। शेयर स्ट्रेस को हम लिखते हैं टाउ से। नॉर्मल देखो, नॉर्मल स्ट्रेस को
एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं फिर से। नॉर्मल स्ट्रेस को हमने लिखा सिग्मा से, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो इसको भी सिग्मा से ही लिखा जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस को हमने सिग्मा टी से लिखा है ना, तो आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिख सकते हो। कंप्रेसिव स्ट्रेस को हमने सिग्मा सी से लिखा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी नॉर्मल स्ट्रेस है तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा से ही लिखेंगे, बी का मतलब वॉल्यूमेट्रिक। अब जो शेयर स्ट्रेस है इसको हम लिखते हैं टाउ से, है ना, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, टाउ से। चलो अब आते हैं, कम टू दी शेयर स्ट्रेस जिसको हमने टाउ से लिख दिया है, दिस वन। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अभी तक जो हम बात कर रहे थे नॉर्मल फोर्स लगा हुआ था, अभी हम क्या करने वाले हैं, एक शेयर फोर्स लगाने वाले हैं लाइक दिस, ठीक है। एक हमने क्या करा, एक क्यूबिकल एलिमेंट हमने यहां पर कंसिडर कर लिया, एक सेकेंड, यस, लेट अस कंसिडर अ क्यूबिकल एलिमेंट। देखो जितना डायग्राम बना सकते हो, सिंपल सिंपल से डायग्राम में कुछ मुश्किल नहीं है, जितने ज्यादा डायग्राम बनाओगे एग्जाम में उतना अच्छा रहता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसिडर कर लिया लाइक दिस, है ना, जिसका एक सरफेस क्या कर दिया हमने, एक इसको यहां से बॉटम में इसको फिक्स कर दिया है। अभी तक हम जो देख रहे थे, जो फोर्स लगा हुआ था वो नॉर्मल फोर्स लगा हुआ था, जितने भी हमने यहाँ पे बात करी थी, प्रेशर भी क्या होता है अपने आप में एक नॉर्मल फोर्स होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नॉर्मल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रही थी उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे थे, लेकिन यहां पर शेयर स्ट्रेस की बात हो रही है। शेयर स्ट्रेस का मतलब है कि अगर फोर्स किसी सरफेस पे या किसी प्लेन पे टेंजेंशियली लगा हुआ है, मतलब जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दिया था आपको लाइक दिस, अगर ये सरफेस है, अगर इसके नॉर्मल लगा हुआ है, सरफेस के क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल फोर्स अगर लगा हुआ है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन अगर ये फोर्स ऐसे ना होकर के अगर ये फोर्स टेंजेंशियल हो जाए लाइक दिस, है ना, लाइक दिस, जैसे ये है क्या नॉर्मल, लेकिन ये क्या है टेंजेंशियल, बोर्ड के ये बोर्ड है, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ फोर्स ये नॉर्मल है और ये क्या है टेंजेंशियल, तो किसी सरफेस के या किसी प्लेन के फोर्स अगर टेंजेंशियल लगा हुआ है तो कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, टेंजेंशियल, सॉरी शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स विच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ बॉडी। किसी बॉडी का जो सरफेस है अगर फोर्स टेंजेंशियली लगा हुआ है, टेंजेंशियल मतलब ये वाला फोर्स, तो क्या बोलोगे इसको, जैसे यहां पर हम दिखा दें, यहां पर एक फोर्स लगा देते हैं, ये दिस इज व्हाट टेंजेंशियल फोर्स, जिसको हमने क्या बोल सकते हो, जिसको हमने बोल दिया है पी, जिसको हमने क्या बोल दिया है, इस फोर्स को बोल देते हैं पी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये फोर्स कौन सा है, दिस इज पी। अब ये जो फोर्स लगा हुआ है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं है इस क्रॉस सेक्शन के, कैसा है, टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो वही चीज लिखी हुई है, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स व्हिच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज शियर स्ट्रेस। सिंपल सा है, नॉर्मल फोर्स की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। और शियर स्ट्रेस को हमने लिखा टाउ से, लिखा भी है, इट इज डिनोटेड बाय टाउ। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ए बी सी डी, यहां पर हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंसिडर कर लिया, ए बी को बोल देते हैं सी डी, है ना, ये बोला ना ए बी सी डी। एक हमने रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंसिडर कर लिया, लेट अस कंसिडर अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक विच इज फिक्स्ड एट द बॉटम, बॉटम पे हमने इसको फिक्स कर दिया, एंड सब्जेक्टेड टू टेंजेंशियल फोर्स पी। यहां पर हमने क्या लगा दिया है, इसके जो इसका जो टॉप वाला फेस है वहां पर हमने एक टेंजेंशियल फोर्स पी लगा दिया। तो इस टेंजेंशियल फोर्स पी की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी शियर स्ट्रेस कहलाएगी। यहां पर देखो लिखा हुआ है द शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहां पर कौन सा फोर्स आएगा, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द फेस। अब एरिया कौन सा आएगा वो देखना पड़ेगा, यहां पे देखो ये है ए बी सी डी, इसको आप ई बोल सकते हैं, इसको आप एफ बोल सकते हैं। तो आपको यहां पर ये देखना है, यहां पर आपको ये देखना है कि जो फोर्स लगा हुआ है वो कौन से सरफेस पे, कौन से प्लेन पे है, वही वाला तो एरिया आप लोगे, यस और नो, यही वाला तो एरिया आपको लेना है, दिस वन। जिस प्लेन पे वो फोर्स लगा हुआ है टेंजेंशियल, उस एरिया को आप ले लेंगे। तो इसको आप बोल दीजिए कि ये जो ए बी वाली लेंथ है दिस इज एल, एंड ए से लेकर सी तक ये हो जाएगी एच, और ये जो डायमेंशन है सी से ई वाली इसको हम बोल सकते हैं बी।
बोलो यस और नो। तो ये होगी। अब एक बात बताओ, ये जो, क्योंकि हमने क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो ये एक रेक्टेंगल होगा सी डी ई एफ, भाई यहीं पे तो लगा हुआ है सी डी ई एफ वाला जो प्लेन है, यहां पर लगा हुआ है टेंजेंशियल फोर्स पी, तो इसका एरिया निकाल सकते हो। रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है, बी इंटू एल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कितना एल है तो ये भी एल होगा, तो बी इंटू एल। तो यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस आ जाएगी, टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा पी और एरिया हो जाएगा बी इंटू एल। यस और नो। इस तरह से आप यहां पर लिख सकते हो शेयर स्ट्रेस के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा डायग्राम बनाओगे और डेफिनेशंस लिख दोगे, फॉर्मूला लिख दोगे, आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट। नाउ जैसे हमने स्ट्रेस पढ़ा उस तरह से हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेन और स्ट्रेन के टाइप्स। व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब समझो जरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कोई वायर है आपके पास, क्या है आपके पास, कोई एक वायर है इस तरह से, आपने क्या करा, इस वायर को, अब इस वायर की जो लेंथ होगी कुछ ना कुछ, यस और नो, मान लो इसकी लेंथ कितनी है, एल है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। या फिर ऐसा करो, कोई एक आपने जो वायर लिया है दिस वन, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है मान लेते हैं कितनी है, 500 mm है फॉर एग्जाम्पल इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है, 500 mm। आपने क्या करा, इधर भी एक फोर्स लगा दिया आपने 10 न्यूटन का, इधर भी आपने एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। तो जैसे ही आपने इस वायर को इस तरह से खींचना स्टार्ट किया तो इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज होगी, मान लो ये खींच करके यहां तक आ गया इस तरह से, और इसकी जो लेंथ होगी वो 5 मान लेते हैं, एक 510 mm हो गई, कितनी हो गई, 510 mm। यानी कितनी इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, 10 mm। कितनी हो गई, 10 mm। तो अब आप, स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि जो, जब हम किसी बॉडी के ऊपर बाहर से फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की डायमेंशन चेंज होती हैं। आप देख सकते हैं कि वायर की लेंथ 500 थी, 510 mm हो गई, टेंसाइल फोर्स आपने लगा दिया। तो जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ कितना हुआ इसमें, 510 माइनस 500 अपॉन ओरिजिनल 500, मतलब चेंज कितना हो गया, 10 mm का चेंज हुआ, और ओरिजिनल कितनी थी, 500 mm थी। मतलब ये हुआ कि ये जो चेंज हुआ उसको हमने बोल दिया डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, मान लो एल, ये जो 500 कितनी थी, ये थी आपकी एल, चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल, डेल्टा एल मतलब 10 mm। ये जो 10 mm अपॉन 500 mm है, ये जो रेशियो है इनका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम बोल देते हैं स्ट्रेन। क्या बोल देते हैं, इन जनरल इसको स्ट्रेन बोल देते हैं। अब यहां पर तो मैंने एक लेंथ का एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो ये वायर है, इस वायर का कुछ डायमीटर भी तो रहा होगा। मान लो कोई रॉड है, जैसे कोई रॉड है, एल्यूमिनियम की है, कॉपर की है, स्टील की है, किसी मेटल की रॉड है। अब इसका डायमीटर भी है, इसकी लेंथ भी है, तो इसकी लेंथ अगर मान लो मैं इसको खींचूंगा इस तरह से, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो इसका डायमीटर डिक्रीज होगा। का मतलब इस वायर का अगर कुछ डायमीटर होता, मान लो डी होता, का डायमीटर चेंज होता, डायमीटर क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। कितना हो गया, मान लो डेल्टा डी, तो डेल्टा डी अपॉन डी, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेन हो जाएगी। इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, अब मान लो कोई बॉडी इस तरह की होती, 3D में होती, लाइक दिस, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ना होकर के ऐसा कुछ होता, लाइक दिस। इसमें 3 डायमेंशन होती, इसकी लेंथ भी होती, इसकी थिकनेस भी होती, और इसकी कुछ चौड़ाई भी होती, तो 3 डायमेंशन है। बोलो यस और नो। आपने टेंसल फोर्स लगा दी, इसको खींच दिया इस तरह से, तरह से अगर आप इसको खींचोगे तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, इसकी लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन थिकनेस कम हो जाएगी, चौड़ाई भी इसकी कम हो जाएगी। का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर बाहर से एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करती है, बॉडी डिफॉर्म होती है। बॉडी क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म मतलब उसके डायमेंशंस चेंज हो जाती है। तो कोई भी डायमेंशन हो रही है जो चेंज हो रही, कोई भी डायमेंशन जो चेंज हो रही है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को क्या बोलोगे आप, स्ट्रेन बोलोगे। तो यहां पर लिखा हुआ है द स्ट्रेन इज नथिंग बट, स्ट्रेन इज व्हाट, स्ट्रेन का मतलब है स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये जो डायमेंशन है ये डायमीटर भी हो सकता है, ये थिकनेस भी हो सकती है, ये लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। इन जनरल क्या बोल सकते हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब जब आप बोलोगे चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये भी mm में है और ये भी किस में होगी, mm में होगी, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं आएगी। सो हम लिख सकते हैं स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। स्ट्रेन इज व्हाट, डायमेंशन लेस
क्वांटिटी। बात समझ में आ गई, याद रखेंगे स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन कितने टाइप्स की होती है? एक होती है आपकी नॉर्मल स्ट्रेन, एप्सिलॉन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है शेयर स्ट्रेन जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अब इसमें भी क्या आ जाएगा, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम ऐसा लिख सकते हैं एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। एक आ जाएगा आपका लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, और एक आएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये नोटेशंस हैं जो आपको डेरिवेशंस में भी डेरिवेशंस को डिराइव करते समय भी ध्यान में रखने होते हैं। वन बाय वन जल्दी से समझ लेते हैं। पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन। एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं, एक एग्जांपल यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी बॉडी है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की भी हो सकती है। बोलो यस और नो। यहां बना लेते हैं इसको, यहां बना देते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की भी होती है, किसी भी क्रॉस सेक्शन की हो सकती है। देखो मैं आपको बता रहा हूं फिर से, जो बॉडी है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की भी हो सकती है, जैसे ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो गया, ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, और आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। बॉडी किसी भी क्रॉस सेक्शन की हो सकती है, ध्यान रखना इस बात का। बॉडी जो है ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो गया, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, ये हो गया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इसका मान लेते हैं अगर डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर अगर डी है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा π/4 डी स्क्वायर। अगर इसका डायमीटर डी है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, दैट इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर। अगर मान लो ये इसकी ये डायमेंशन कितनी है, ये ए है और ये बी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू बी। अब ये स्क्वायर है तो दोनों डायमेंशन क्या होंगी, बराबर होंगी, ये भी ए और ये भी ए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कई बार जो बॉडी होगी वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की होगी, तो आप एरिया ऐसे देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर में ये एरिया हो जाएगा, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है तो ये ऐसा हो जाएगा। जैसे बीम होती है, बीम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की भी हो सकती है, किसी भी क्रॉस सेक्शन की हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर एक बीम एक कोई भी बॉडी कंसिडर कर ली है, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है। कैसी क्रॉस सेक्शन है इसका, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ये हो गया इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, मान लो P फोर्स इधर लगाया और P फोर्स मैंने इधर लगाया। कितना लगाया जी, इधर P फोर्स लगाया, इधर भी P फोर्स लगाया। कौन से फोर्स है ये, अपोजिट नेचर के हैं, टेंसाइल नेचर के हैं। इस बॉडी को पुल करेंगे, खींचेंगे। मान लो कि इस की जो लेंथ है, इस जो रॉड है या कोई भी बॉडी है, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी, मान लेते हैं कितनी है, ओरिजिनल लेंथ इज L। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसका ओरिजिनल डायमीटर कितना है, मान लेते हैं इसका ओरिजिनल डायमीटर D है। अब जैसे ही आपने, ये बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड है, ओरिजिनल लेंथ L, ओरिजिनल डायमीटर D, जब आपने इसके ऊपर लोड अप्लाई नहीं किया, अब आपने P लोड लगा दिया, यहां भी P लोड लगा दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएंगी, यस, इसकी डायमेंशन चेंज होंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसकी डायमेंशन कैसे होंगी, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और ऑब्वियसली इसका डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अरे आर यू गेटिंग, यस और नो। चलो इसको हम दिखा देते हैं येलो कलर से। जो फाइनल बॉडी जो है, फाइनली जो है, हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। और कितनी हो गई है, फाइनल लेंथ आ जाएगी इसकी L। कितनी इंक्रीज होगी, मान लो डेल्टा L प्लस डेल्टा L जो है इसकी फाइनल लेंथ हो गई। लेकिन जो इसका डायमीटर है, पहले डायमीटर D था तो डायमीटर कम हो गया, D माइनस कितना कम हो गया, मान लो डेल्टा D कम हो गया। तो L प्लस डेल्टा L लोड अप्लाई करने के बाद इसकी फाइनल डायमेंशन आ गई, फाइनल लेंथ। D माइनस डेल्टा D इसकी फाइनल डायमीटर आ गया। क्योंकि हमने ये कंसिडर किया है कि ये जो बॉडी है, जो हमने बॉडी ली है, वो कैसी है, वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, जिसका कुछ डायमीटर है और कुछ उसकी लेंथ है। ऐसा हम मान के चल रहे हैं, है ना, लाइक दिस। अब आपको ये बताना है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन में डिफरेंस क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो नेक्स्ट आता है इलास्टिक कांस्टेंट्स के अंदर एक पॉइजन रेशियो, वो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, हमने यहां पर कौन से फोर्स लगाए इस बॉडी के ऊपर,
वी अप्लाइड टेंसाइल फोर्स, हमने यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगाए हैं। नाउ दिस बॉडी विल ट्राई टू इलोंगेट, इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कितनी डायमेंशन यहाँ पर टोटल, दो, एक इसकी लेंथ, दूसरा इसका डायमीटर। भाई ये जो बॉडी हमने कंसिडर करी है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, तो ऑब्वियसली दो ही डायमेंशन होंगी ना, एक लेंथ और एक डायमीटर। आपने इस लेंथ के अलोंग फोर्स लगा दिया तो लेंथ हो गई इसकी इंक्रीज। तो जिस डायरेक्शन में, मैंने क्या बोला था आपको, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब मैंने आपको बताया था चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है, उस डायरेक्शन में जो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन है उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या बोलेंगे हम उसको लेटरल स्ट्रेन। एक सेकंड, राइट। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में जो चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो होगा, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, जिस डायरेक्शन में आपने लोड अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में जो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन है वो क्या कहलाएगी, आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको हम प्राइमरी स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, यहां पर हमने लिख दिया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या लिखा हुआ है, यस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, एल ओरिजिनल लेंथ। बात समझ में आई। तो क्योंकि लेंथ के अलोंग यहां पर फोर्स लगा हुआ था इसलिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा क्या है, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जैसे ये इसकी लेंथ है तो डायमीटर क्या है इसके परपेंडिकुलर, यानी कि लेटरल डायमेंशन है। लेटरल डायमेंशन, लेटरल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, लेटरल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, लेटरल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहां पर जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसके परपेंडिकुलर क्या है, डायमीटर। चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उसके जो परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन होती है उसमें कितना चेंज आ रहा है टू दी ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। क्या था यहाँ पे, डायमीटर। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगी आपकी, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन डायमीटर कितना है, डेल्टा डी, डेल्टा डी चेंज इन डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर कितना था, डी था। दोनों अपोजिट नेचर की होंगी, ध्यान रखना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन दोनों अपोजिट नेचर की होती है। अपोजिट नेचर की क्यों होती है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर अगर डेल्टा एल कितना आएगा, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, यानी ज्यादा में से कम को माइनस करोगे, एल प्लस डेल्टा एल में से एल को माइनस करोगे तो डेल्टा एल कैसा आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी। लेकिन यहां पर जो डायमीटर है वो कम हुआ है, d माइनस डेल्टा डी, ये ओरिजिनल फाइनल डायमीटर है, इसमें से d माइनस डेल्टा डी में से ओरिजिनल डायमीटर d को माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस के डेल्टा डी, यानी कि ये जो क्वांटिटी आएगी ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन दोनों हमेशा कैसी होती हैं, अपोजिट नेचर की होती हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर टेंसाइल फोर्स मत लगाओ, आप कंप्रेसिव फोर्स लगाओ। तो जब कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो ये हो जाएगी कंप्रेसिव, मतलब ये माइनस आ जाएगी, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो क्या लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी तो डायमीटर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, ये हो जाएगी निगेटिव, रहेंगी दोनों अपोजिट, एक पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका शेयर स्ट्रेन। क्या होता है शेयर स्ट्रेन के लिए, एक बार फिर से क्या करो, आप एक ब्लॉक कंसिडर करो जिसको आपने क्या करना है, पहले की तरह यहां से कर दीजिए इसको फिक्स, यहां से उसको फिक्स कर दीजिए। और जब भी हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की या शेयर स्ट्रेन की तो वहां पर कौन सा फोर्स लग रहा होता है, टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, टेंजेंशियल। तो यहां पर आप लगाएंगे कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि टेंजेंशियल टू द सरफेस। कितना फोर्स लगा दिया आपने यहां पर, P। ओके, नाउ इसको आप बोल सकते हो A, ये B है, ये C है और ये D है। तो ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी A B C D। लोड अप्लाई करने से पहले जब आप इस पर लोड अप्लाई करोगे P तो क्या हो जाएगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अरे क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसकी जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आएगी, क्या आप ये बता सकते हैं इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन लोड अप्लाई करने के बाद क्या यही इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, यस और नो।
मतलब ये जो डायमेंशन बनेगी ये हो जाएगा d डैश, ये हो जाएगा c डैश, राइट। ये हो गई इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन a b c डैश d डैश। तो ये कितना डिस्टॉर्ट हुई, मान लो ये एंगल कितना हुआ इसका, दिस एंगल इज फाइव, दिस एंगल इज फाइव। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स विच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, ठीक है ना। अब यहां पर आप एक चीज बताओ, यहां पर जो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बी सी सी डैश, बोलो यस और नो। जो आपका ट्रायंगल बन रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी सी डैश, tan फाइव कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है 5, ये एंगल कितना बन रहा है, बहुत ही स्मॉल एंगल है 5, तो tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है सी सी डैश अपॉन बेस कितना है बी सी, तो tan फाइव की जो वैल्यू होगी दैट इज सी सी डैश अपॉन बी सी, क्योंकि ये जो एंगल होता है 5 दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, ये क्योंकि सॉलिड इलास्टिक बॉडी है, ऐसा थोड़ी ना कि फोर्स लगाओगे एकदम से डिफॉर्म हो जाएगा, तो बह जाएगा, तो फ्लो कर जाएगा, यानी कि फ्लूइड बन जाएगा, सॉलिड इलास्टिक बॉडी है, इसलिए यहां पर जो फाई है दैट एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये एंगल बहुत ही छोटा होगा तो हम tan फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए यहां पर जो फाइनल कंक्लूजन आएगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसको हम tan फाई को फाई लिख सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन बी सी। अब ये जो फाई होता है, ये जो फाई है, इस फाई को, फाई क्या है यहाँ पर एंगुलर डिफॉर्मेशन, क्या है यहाँ पर एंगुलर डिफॉर्मेशन। अभी तक जो हम देख रहे थे यहाँ पे ये लीनियर डिफॉर्मेशन था, कौन सा डिफॉर्मेशन था, लीनियर। यहां पर आपने एक फोर्स लगाया, इस बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी या डायमीटर डिक्रीज हो गया, ये था इसका लीनियर डिफॉर्मेशन। लेकिन यहां पर टेंजेंशियल फोर्स आपने लगाया हुआ है, यहां पर जो डिफॉर्मेशन आएगा उसको क्या बोल सकते हो, एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर शेप चेंज हो रही है, शेप है ना, शेप चेंज हो रही है ना, देखो यहां पर शेप चेंज हो गई है इसकी। तो ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है फाई, इसको अगर हम रेडियन में लिखें तो दिस रिप्रेजेंट्स द शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है आपका हुक्स लॉ। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन क्या होता है, स्ट्रेस पढ़ लिया, स्ट्रेन पढ़ लिया, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन क्या होगा वो हमको देखना है। जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है, जो वाई एक्सिस होती है, वहां पर हम स्ट्रेस को लिखते हैं, और जो हॉरिजेंटल एक्सिस होती है उस पर हम स्ट्रेन को लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आती है। तो जो जिसकी देखो वाई जो है, आपने देखा होगा वाई, ये जो आपका डायग्राम होता है, अगर ये वाई है और ये एक्स है, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या होता है आपका, एक्स इज व्हाट, एक्स इंडिपेंडेंट होता है, वाई एक्स पर डिपेंड करता है, एक्स चेंज होता है तो वाई चेंज होता है, वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट। तो यहां पर स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस डेवलप होती है, पहले स्ट्रेन आती है फिर स्ट्रेस डेवलप होती है, स्ट्रेन के अगेंस्ट क्या आती है, स्ट्रेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन दिया किसने, हुक्स लॉ ने, किसने, हुक्स लॉ ने। तो क्या बोला हुक्स लॉ ने, तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, AKT एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, जब किसी बॉडी के ऊपर लोड लगा होता है, लेकिन ध्यान रखना विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली अगर हम इस स्टेटमेंट को लिखें तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो यहां पर भी आप देखते हैं y इक्वल टू mx ऐसा करके कुछ आता है। तो जब हम यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हमको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना होगा, जिसको हम कैपिटल E से लिख रहे हैं। कैपिटल E यहां पर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कैपिटल E, इसको क्या बोला जाएगा, वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी E इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे इसको, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो कैपिटल E है, यानी कि जो यंग्स मॉडुलस है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। तो यहां पर जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, लेकिन याद रखना विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। प्रोपोर्शनल लिमिट अभी अगली बार उसमें समझा देंगे आपको। तो यहां पर इसका डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या कुछ ऐसा बनेगा लाइक दिस। तो यहां पर ये जो लिमिट है, यहां पर इसको बोला जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट, दिस इज व्हाट, प्रोपोर्शनल लिमिट। जैसे y इज इक्वल टू mx होता है, y इज इक्वल, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यही तो होती है y इज इक्वल टू mx, बोलो यस और नो।
तो m क्या है यहाँ पे, इसका स्लोप है। y एक्स वाई डायग्राम का जो स्लोप होता है वो होता है m। जैसे y इक्वल टू mx है, इसी तरह से यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर सिग्मा की जगह, y की जगह सिग्मा है, x की जगह एप्सिलॉन है, और m की जगह क्या आ गया, वहां पर e आ गया कैपिटल। तो कैपिटल E क्या है, स्लोप है किसका, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम का। जैसे y एक्स वाई डायग्राम का स्लोप होता है m, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर में स्टेटमेंट आता है, तो इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, ऐसा लिख करके आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आपके जो आते हैं 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स आते हैं, है ना। कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, पॉइजन रेशियो म्यू, एग्जाम में आया हुआ है टीम में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस कह सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप शेयर मॉडुलस भी कह सकते हैं, द बल्क मॉडुलस जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हो। इनका यूज क्या है, जैसे यहां पर आपने देखा कि ये भी तो एक इलास्टिक कांस्टेंट है कैपिटल ई, तो कैपिटल ई ने किस में रिलेशन दिया आपको, स्ट्रेस और स्ट्रेन में। किस में रिलेशन दिया, स्ट्रेस और स्ट्रेन में। तो हमारे जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, दीज आर यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेन थ्योरेटिकली। हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं एंड आर यूज्ड टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जैसा आपने देखा स्ट्रेस और स्ट्रेन में यहां पर हमको एक रिलेशन दिया किसने, यंग्स मॉडुलस ने, जो कि क्या है, एक इलास्टिक कांस्टेंट्स है, ठीक है। चलो 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइजन रेशियो क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन, है ना। लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन यहां पर समझाया था, तो यही डायग्राम आप फिर से बना सकते हैं। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो बोलते हैं। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो जो होता है वही पॉइजन रेशियो होता है। आपने देखा अभी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, और उसके परपेंडिकुलर वाली जो डायमेंशन है उसमें जो स्ट्रेन होती है वो लेटरल स्ट्रेन होती है। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा दैट इज जो पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो भी क्या है, एक आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अच्छा यहां पर अगर मैं लिख के दिखाऊं, अभी जो पहले वाला एग्जांपल हमने लिया था पॉइजन रेशियो म्यू, है ना। तो पॉइजन रेशियो म्यू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा डी अपॉन डी, यानी कि लेटरल स्ट्रेन डेल्टा डी अपॉन डी, उस पहले वाले डायग्राम के रेफरेंस में लिख रहा हूं, एंड डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा आपका, लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो पॉइजन रेशियो इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। द वैल्यू ऑफ म्यू लाइज बिटवीन 0.25 टू 0.33। किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से ज्यादा होती है और 0.5 से कम होती है। रेंज क्या होगी, 0.25 से लेकर के 0.33 के बीच में होगी। तो 2 नंबर के लिए आप इतना लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट आता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन व्हेन मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट। जैसे हमने देखा अभी, तो कैपिटल ई क्या आया था आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, हुक्स लॉ देखा हमने अभी, दैट इज व्हाट, सिग्मा इज व्हाट, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यूनिट क्या होगी यंग्स मॉडुलस की, देखो इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, इसकी जो यूनिट होगी वही इसकी भी यूनिट होगी। और स्ट्रेस की यूनिट हम देख चुके हैं पहले ना, लिखा हुआ है यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज सेम एज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, किलो पास्कल, गीगा पास्कल, जो आप कहें। और ये जो कैपिटल ई है मैं बता चुका हूं आपको, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट आता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या जिसको हम शियर मॉडुलस भी कह सकते हैं। इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, या कई बार कई बुक में इसको कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होगा, ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होगा। नाम से पता लग रहा है शियर मॉडुलस मतलब शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसकी यूनिट भी वही होगी जो स्ट्रेस की होती है। तो ये तीनों पॉइंट्स एकदम सेम है ना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस की जो डेफिनेशन है पूरी स्लाइड सेम रहेगी, बट यहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर क्या था आपका, नॉर्मल स्ट्रेस था, नीचे नॉर्मल स्ट्रेन था, यहां भी नॉर्मल स्ट्रेस, यहां भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है, बट यहां शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन है, नाम से पता लग रहा है। नेक्स्ट आता है आपका बल्क मॉडुलस।
है ना। बल्क मॉडुलस की बात हम जब करते हैं जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं, यानी कि जब बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर होती है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नाम से पता लग जाएगा। तो ऊपर आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन, दिस इज एप्सिलॉन बी, दिस इज एप्सिलॉन बी। यूनिट वही रहेगी जो स्ट्रेस की होती है, तो ये पूरी स्लाइड वही रहेगी। बस आपको ध्यान में रखना है, अगर यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है तो ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस नीचे नॉर्मल स्ट्रेन, बाकी एज इट इज सेम रहने वाला है इसमें भी, ऊपर शियर स्ट्रेस नीचे शियर स्ट्रेन, यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, केवल एक एक वर्ड आपको चेंज करना है, बाकी जो है ये कोई चेंज नहीं रहेगा। अब आपको जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़े हैं यहाँ पर 3 डेरिवेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला डेरिवेशन होगा आपका E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, और दूसरा जो डेरिवेशन है E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। एक और डेरिवेशन आएगा आपका यहाँ से E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस जी। तो ये तीनों डेरिवेशंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कई बार वो G को जो है वो C लिख देता है, और जो म्यू है पॉइजन रेशियो उसको 1/m लिख देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तीनों डेरिवेशंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। हमने क्या पढ़ा आज? हमने देखा व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन किसने दिया? हुक्स लॉ ने। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट हमने देखा। देन वी टॉक्ड अबाउट इलास्टिक कांस्टेंट्स। 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स हमारे पास होते हैं, चारों की डेफिनेशन हमने देख ली। पॉइजन रेशियो, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट में आएगा आपका डेरिवेशन, आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।